गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑन आवर क्लास जीपीएस। तो बच्चों आज देखेंगे अपन अर्थशास्त्र के अंतर्गत दूसरे भाग में सारणी के मुख्य भाग। इससे पहले मैंने सारणी के आंकड़ों के बारे में आपको बताया था। बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। जो है सारणी के प्रमुख भाग निम्नलिखित होते हैं। पहला शीर्षक, सबसे पहले उसमें टाइटल दिया जाता है बच्चों। उसमें सबसे पहले सारणी के ऊपर उनकी संख्या दी जाती है तथा उनके नीचे सारणी शीर्षक दिया जाता है, मतलब उसका नाम, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आंकड़े किस संबंध में है। आंकड़ों की अवधि क्या होगा, मतलब कितने समय तक होगा। आंकड़े किन राशियों में व्यक्त किए गए हैं, मतलब किन राशियों में व्यक्त किए गए हैं। जैसे हमने सारणी में भारत के 1981 से 1991 तक का निर्यात का रुपये में दिखाया गया था। जितना निर्यात किए थे उसको रुपये में दिखाया गया था। तो सारणी का शीर्षक होगा भारत का निर्यात व्यापार 1981 से 91, है ना, जो करोड़ों रुपया में बताया गया यहाँ पर, है ना। अब आता है दूसरे शीर्षक के बाद उप शीर्षक जो है कैपिशन, जो है एक सारणी में अनेक उप शीर्षक हो सकते हैं, अतः उन्हें भी स्पष्ट किया जाता है ना बच्चों यहाँ पर। तो आपको बताया गया है। तो इन शीर्षक उप शीर्षकों के स्तंभ को खड़ी रेखा से विभाजित कर लिया जाता है। अंत में प्रत्येक स्तंभों के जोड़ने का प्रावधान रखता है यदि आवश्यकता हो तो। अगला है सारणी का मुख्य भाग, मेन बॉडी ऑफ टेबल। सारणी का आकार तैयार कर उनमें आंकड़े लिखे जाते हैं या सारणी का मुख्य भाग या अंग होते हैं। सारणी का आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि उनमें जो है सभी आवश्यक तत्वों का समावेश हो सके, जितना अपना कार्य में किया है। अब आते हैं बच्चों यहाँ पर आंकड़ों का स्रोत, सोर्स ऑफ डाटा, जहाँ से हमको प्राप्त करना है। सारणी के नीचे स्रोत जो लिखकर या स्पष्ट किया जाता है कि सारणी के आंकड़े कहाँ से लिए गए हैं। यह विशेष रूप से उस समय आवश्यकता होता है जब द्वि आंकड़े प्राप्त हो, मतलब डबल आंकड़े के साथ प्राप्त हो। तो अगला है 5वां नंबर देखेंगे, पाद टिप्पणी जो है फुट नोट्स के अंतर्गत जब सारणी में दी गई किसी बात को और अच्छी तरह से स्पष्ट करना है तो उसे नीचे फुट नोट के रूप में दिखाया जाता है। जैसे 1985 से 90 तक भारत में गेहूं का उत्पादन दे रहे हैं और 1987 में उत्पादन बहुत कम दिखाया गया है। तो फुट नोट में यह दिखाया जाएगा कि 1987 में अनावृष्टि या अन्य किसी कारण से उत्पादन में कमी आया, कुछ भी कारण वहाँ पर नोट लिखना पड़ता है, यहाँ पर उसी बोला गया है। 6वां देखेंगे पंक्ति का शीर्षक, स्ट्रिप। तो सारणी की प्रत्येक पंक्ति में जो विवरण रहता है ना, उनकी बाईं ओर उसका शीर्षक रहता है तथा प्रत्येक पंक्ति में पदों का उल्लेख होता है। जैसे हम 8वीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन लक्ष्य दे रहे हैं, मतलब जो हम काम कर रहे हैं, तो प्रत्येक वस्तु का उल्लेख हो, जैसे खाद्यान्न हो, कोयला है, सीमेंट, बिजली इत्यादि का जो है उसमें पंक्ति का शीर्षक में होना चाहिए। ठीक है बच्चों। अगला देखेंगे 7वां रेखांकन एवं स्थान छोड़ना, रूलिंग एंड स्पेसिंग। तो यहाँ पर रेखांकन एक स्थान छोड़ना भी सारणी का प्रमुख अंग है। उचित स्थान छोड़ने से और उचित रेखांकन करने से सारणी अधिक आकर्षक एवं प्रभावशाली हो जाती है। आंकड़ों को प्रविष्टि करने से पहले रेखाओं से सारणी का एक ढांचा तैयार कर लेना चाहिए ताकि आवश्यकता अनुसार सुधार किया जा सके। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर सारणी के विभिन्न भागों के प्रदर्शन संबंधी एक नमूना जो बताया गया है। सारणी की संख्या, सारणी का शीर्षक क्या है, सारणी कितनी संख्या में, और उसके बाद है खाने या पंक्ति। जैसे शीर्षक, उप शीर्षक में जो है ना, अब सब्सक्राइब में अनुशीर्षक जो होता है यहाँ पर लिखकर आपको बताना है। स्रोत पर टिप्पणी इस प्रकार से करना है। तो आइए बच्चों अगला देखते हैं अपन, जो है आपका जो है इसमें सारणियन के सामान्य नियम या सारणी की रचना कैसे की जाए, कैसे किस प्रकार बनाया जाता है। तो सारणी के संबंध में कोई निश्चित नियम बनाना कठिन है, लेकिन क्योंकि यह अनुभव पर बहुत कुछ निर्भर करता है। प्रोफेसर बॉले ने ठीक ही कहा है, समग्र संकलन तथा सारणी में सामान्य ज्ञान ही प्रमुख आवश्यकता तथा अनुभव ही प्रमुख शिक्षक है। फिर भी सारणी बनाते समय निम्न बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। पहला, सारणी की संख्या जो शीर्षक जो अपन ऊपर में पढ़े, नंबर एंड टाइटल ऑफ टेबल। तो सबसे पहले सारणी की संख्या दी जानी चाहिए तथा फिर बीचों बीच सारणी का शीर्षक दिया जाना चाहिए, उसमें जो पूर्ण संक्षिप्त एवं स्पष्ट होना चाहिए कि आवश्यकता अवधि का भी उल्लेख किया जाना चाहिए, कितना अवधि क्या चीज़ के लिए बनाया जा रहा है। फिर वही पढ़ते हैं बच्चों, वहाँ पर उपशीर्षक में सारणी के प्रत्येक खाने में उपशीर्षक दिया जाता है, उसके नीचे संख्या की दाई है ना, दहाई दी इकाई दी जाती है।
यदि संख्या बड़ी हो तो उसे हजारों या लाखों या 10 लाख मिलियन या करोड़ में लिखकर छोटी बना लेते हैं, मतलब उस संख्या को ऊपर ही में लिखकर, है ना। आंकड़ों की तुलना, मतलब जिन समंकों की तुलना की जानी है उन्हें पास पास के स्तंभों में रखना चाहिए। पंक्तियों की तुलना में स्तंभों से तुलना अधिक अच्छी तरह से की जा सकती है। ठीक है, अगला है अनुपात, प्रतिशत आदि का प्रयोग। यदि सारणी में अनुपात या प्रतिशत आदि का प्रयोग किया जाए तो तुलना सरलता से की जा सकती, कितने परसेंट क्या हुआ। योग, फिर उसको लास्ट में टोटल करेंगे। एक सारणी के आंकड़ों के प्रत्येक वर्ग का उपयोग होना चाहिए। जहाँ सारणी में उनके अनेक खाने होते हैं वहाँ योग सामने या नीचे की दोनों दिशाओं में किया जाता है। अब पदों का उचित उल्लेख, मतलब सारणी में प्रत्येक पद को उचित महत्व देने से उद्देश्य से उन्हें सही स्थान पर लिखा जाना चाहिए। जैसे हम पारिवारिक बजट का व्यय बना रहे हैं तो पहले भोजन पर व्यय बताना चाहिए, ना कि साबुन पर, पहले जो मेन होता है। अब वहीं पर आप देखते हैं पाद टिप्पणी जो है, फुट नोट्स जो है, यह प्रयत्न होना चाहिए, कोशिश होना चाहिए कि सारणी अपने आप में पूर्ण हो, फिर भी यदि स्पष्टीकरण अवश्य हो, मतलब उसमें स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो पाद टिप्पणी में सारणी के नीचे दिए जाना चाहिए, नीचे शुद्ध लिखना है आप। स्रोत, मतलब कहाँ से कैसे आंकड़े प्राप्त होते हैं, सारणी में प्रयुक्त आंकड़े कहाँ से उपलब्ध हुए, इसका भी उल्लेख सारणी के नीचे स्रोत या लिख कर देना चाहिए, जिससे आंकड़े संबंध में कोई संदेह ना रहे। अगला है इकाइयों का मूल्यांकन। आंकड़ों को जिस इकाई में व्यक्त किया जा गया है उसका मूल शीर्षक के पास ही उल्लेख कर देना चाहिए। यदि विभिन्न पदों के लिए विभिन्न इकाइयों को उल्लेख किया जाना है तो प्रत्येक सामने उनका उल्लेख किया जाना चाहिए। जैसे खाद्यान्न के लिए मीट्रिक टन, कपड़े के लिए मीटर, रुई के लिए गट्ठे आदि। अगला है खानों का रेखांकन, मतलब एक सारणी में कितने खाने होना चाहिए यह सूचना के आकार पर निर्भर रहता है। साथ ही उपलब्ध स्थान पर भी सारणी का आकार निर्भर रहता है। आंकड़ों को इस प्रकार सारणी में लिखा जाना चाहिए ताकि वे आकर्षण लगे। 11वां नंबर जो दिए बच्चों, यहाँ पर संख्याओं को स्थानीय मान के अनुसार, मतलब जिस स्थान पर है, जैसे जहाँ सारणी में बड़ी संख्याओं को दशमलव का प्रयोग करते हुए लिखा जाता है वहाँ उसके नीचे संख्याओं को मान के अनुसार ही लिखना चाहिए। जैसे इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। ठीक है, इस प्रकार अगला देखेंगे जो बनाएंगे क्वेश्चन तो समझ आएगा बच्चों। यहाँ पर अनुपलब्ध आंकड़े, मतलब जिस पंक्ति या शीर्षक उपशीर्षक के आंकड़े उपलब्ध ना हो वह NA नोट अवेलेबल लिख देना चाहिए। जहाँ मात्रा शून्य वहाँ शून्य ही लिखना चाहिए। उपसाधन किस अंक तक, यदि संख्याओं में उपसाधन की विधि अपनाई गई तो कितने अंकों तक इसका उल्लेख सारणी के ऊपर कर देना चाहिए। जैसे यदि दशमलव के 2 अंकों तक उपसाधन किया गया है तो इसका उल्लेख होना चाहिए। इसे पाद टिप्पणी में भी व्यक्त किया जा सकता है। अगला है 14 नंबर जो सारणी का आकार कैसा होना चाहिए। सारणी का आकार ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए और ना ही बहुत छोटा। यदि सामग्री बहुत अधिक हो तो कई सारणी में प्रयुक्त की जानी चाहिए, अलग अलग बोला गया है ना। फिर भी